लिल्लाह खबर लीजिए अब कल्बे शिकस्ता की। लिल्लाह खबर लीजिए अब कल्बे शिकस्ता की। गिरता है मोहब्बत का दालान, अरे तौबा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स वेल। इस वक्त हमारे ही देश की विदेश नीति पर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी पड़ोसी देश से हमारा रिश्ता अच्छा नहीं रह गया। आज बांग्लादेश में भारत के खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? बांग्लादेश तो हमारा बरसों पुराना साथी है, या फिर यूं कहा जाए कि हमारा अपना पैदा किया हुआ अपना बच्चा है। और हमारा इतना पुराना और मजबूत रिश्ता होने के बावजूद भी बांग्लादेश में आज भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और सिर्फ भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ही नहीं हो रहा, वहां होने वाली हर नाकामी का ठीकरा भी भारत पर फोड़ने की कोशिश हो रही है। अगर कोई सियासी कत्ल हो रहा है तो उसके लिए भी हमारे ही देश पर लानत मलामत भेजी जा रही है, जबकि बांग्लादेश में होने वाले किसी भी घटना का हमारे देश से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इन सब की वजह से कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपना बोरिया बिस्तर लेकर हमारे मुल्क में आराम फरमा रही है। भारत में बांग्लादेशी को और रोहिंग्या को हटाने के लिए ही एसआईआर चलाया जा रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या को देश से भगाना है, लेकिन सबसे बड़ी बांग्लादेशी तो हमारे देश में शेख हसीना ही है। हमारे ही देश की धरती से बांग्लादेश के नेताओं के खिलाफ बयान दे रही है। हमारे देश में रहकर बांग्लादेश के अपोजिशन पार्टियों के खिलाफ आग उगल रही है। आखिर हमारे मुल्क में रहकर उनको सियासी बयान देने की क्या जरूरत है? एक पनाह गुज़ीन के तौर पर उन्हें चैन से रहना चाहिए और अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में अरेस्ट वारंट जारी है। बांग्लादेश शेख हसीना को डिपोर्ट करने के लिए कह रहा है, पर शेख हसीना अपने देश ना तो जा रही हैं और ना ही चुप बैठ रही हैं। यहां से कोई ना कोई बयान देती रहती हैं। वहां की प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहती हैं, दहशतगर्द कहती हैं। अगर उन्हें यही सब कहना और करना है तो अपने मुल्क में जाएं, वहां की अदालतों का सामना करें। बीते साल ही शेख हसीना के खिलाफ छात्र आंदोलन हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने दुम दबाकर भागने में अपनी भलाई समझी और आज हमारे मुल्क में बैठकर बुलंद पाए की सियासत कर रही हैं। बांग्लादेश में शरीफ उस्मान हादी का कत्ल हो चुका है। शरीफ उस्मान हादी को शेख हसीना का विरोधी माना जाता था। वो छात्र आंदोलन के बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन अब उनकी मौत हो चुकी है। 12 दिसंबर को 2 बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद वो जख्मी हो गए। इलाज के लिए बांग्लादेश के अस्पताल से सिंगापुर भेज दिया गया, जहां 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई, जबकि कलकत्ता ज्यादा नजदीक था। लेकिन भारत के खिलाफ विरोध की वजह से लंबा सफर करके सिंगापुर जाना पड़ा। उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आगजनी हो रही है। बांग्लादेश में हालात इस हद तक आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है कि वहां 2 मीडिया संस्थानों को भी आग के हवाले कर दिया गया। प्रथम आलो और डेली स्टार नाम के 2 न्यूज़पेपर के खिलाफ जबरदस्त गुस्से का इजहार किया गया। इमारत को आग लगा दी गई, जिसकी वजह से वहां मौजूद पत्रकारों को जान बचाकर भागना पड़ा। ये सारी चीजें बांग्लादेश में हो रही हैं, कोई पाकिस्तान में नहीं हो रही हैं। लेकिन इन सब चीजों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश हो रही है, और इसकी सिर्फ एक ही वजह है, वो है शेख हसीना। शेख हसीना को हमारी हुकूमत उनके देश डिपोर्ट नहीं कर रही। अगर डिपोर्ट नहीं कर रही है, शेख हसीना किसी दूसरे मुल्क में जाकर अपनी पनाह लेनी चाहिए। उस्मान हादी हमला करने वालों का भारत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन प्रदर्शनकारी इल्जाम लगा रहे हैं कि हमलावर भारत में जाकर छुप गए, जबकि वहां के बड़े बड़े अफसर ही कह रहे हैं कि कातिल का ना तो भारत से कोई ताल्लुकात है और ना ही वो भारत में छिपे हैं। यानी आज हमारे देश की अहमियत इतनी हल्की हो गई है कि कोई भी मुंह उठा रहा है और भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए बेताब हो जाता है। बांग्लादेश में एक हिंदू नौजवान की हत्या भी कर दी गई है, जिसकी वजह से भारत में बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा की बात उठाई जा रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इसमें बयान जारी किया है। दीपू चंद्र दास के कातिलों को अदालत के कटघरे में लाने की गुजारिश की गई है। बांग्लादेश की मीडिया इल्जाम लगा रही है कि दिल्ली में मौजूद बांग्लादेश हाई कमीशन पर हमले की कोशिश की गई, लेकिन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेशी मीडिया के दावे को खारिज कर दिया और कहा है कि बांग्लादेशी हाई कमीशन को कोई खतरा नहीं है। यहाँ सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं और जो विरोध प्रदर्शन हुए भी है, जिसका मकसद अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। लिहाजा भारत में मौजूद बांग्लादेश हाई कमीशन को कोई खतरा नहीं। वही बांग्लादेश की वारदात को सोशल मीडिया पर शेयर करके भारत में मौजूद हिंदूवादी संगठन खूब नफरत फैला रहे हैं। अगर बांग्लादेश में कुछ हो रहा है तो हिंदूवादी संगठनों को बांग्लादेश जाना चाहिए। यहाँ बैठकर मुसलमानों और हिंदुओं को आपस में क्यों लड़ा रहे हैं? खैर, मोदी जी इसका जवाब शायद इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि बंगाल का इलेक्शन नजदीक है और बंगाल में
बांग्लादेश के हालात का जिक्र करके वोट बटोरने में मदद मिलेगी, लेकिन शायद उन्हें मालूम नहीं है कि बांग्लादेश में मजहब की कोई अहमियत नहीं है, वहां जबान की अहमियत है। शायद यही सियासत हमारे देश की डिप्लोमेसी को कमजोर कर रही है और फॉरेन पॉलिसी को भी नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा कर रही है। हालांकि गौर से देखा जाए तो किसी भी पड़ोसी देश के साथ आज हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, और जिसे हम बहुत अच्छा समझ रहे हैं वो हमारे लिए कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चीन सिर्फ कारोबार के मामले में हमारे ज्यादा करीब है, फिर भी चीन हमारा असल दुश्मन है। चूंकि चीन को अपना माल बेचना है और उसकी नजर में भारत एक बड़ा मार्केट बन चुका है, लिहाजा चीन से हमारे रिश्ते कारोबार के मामले में बहुत अच्छे हैं, लेकिन वही चीन हमारी जमीनों पर अपनी बुरी नजर गड़ा कर बैठा है। और यही हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के साथ भी हमारे रिश्ते सबसे बुरे दौर में चल रहे हैं, यहाँ तक कि दोनों के बीच में सीज फायर कराने के लिए खुद अमेरिका को सामने आना पड़ा। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने अमेरिका के हुक्म पर सीज फायर नहीं किया, जबकि पाकिस्तान कह रहा है कि उसने अमेरिका के कहने पर सीज फायर किया। कुल मिलाकर किसी भी देश के साथ हमारे अच्छे रिश्ते नहीं हैं। श्रीलंका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। मालदीव में हमारे मुल्क के फौजी रहते थे, उनके साथ भी हमारे रिश्ते ऐसे हो चुके हैं कि मालदीव अब चीन के करीब जा रहा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के करीब जा रहा है, पर भारत के साथ उसके रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। नेपाल को आप किस नजर से देखते हैं? नेपाल जैसा बित्ते भर का देश अगर हमारे मुल्क को आंखें दिखा रहा है, हमारे इलाके को अपना बता रहा है, जिस अफगान के तालिबान को हमारा देश आतंकवादी मानता है, उसी तालिबान की हुकूमत आने के बाद तालिबानी नेता हमारे देश में आते हैं, उनका पुरजोर इस्तकबाल हो रहा है। आखिर ये कैसी विदेश नीति है जिसका कोई बुनियादी उसूल ही बाकी नहीं रहा? हमारी विदेश नीति कहाँ गई? जिस विदेश नीति का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, उसकी लंका किसने लगाई? आखिर आज ऐसे हालात क्यों बन गए हैं कि हर पड़ोसी ही हमें आग दिखा रहा है? नेपाल, चीन, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की बात छोड़ दीजिए, बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्तों को बहाल करने के लिए मोदी जी को कुछ बड़ा सोचना चाहिए। बहरहाल चलते चलते आखिर में शोक बहराइची ने भी क्या खूब फरमाया है, उठकर तेरी चौखट से हम और चले जाएं, उठकर तेरी चौखट से हम और चले जाएं। इंग्लैंड, अरे तौबा। जापान, अरे तौबा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।